अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में एक अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की टीचर। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। अगर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। आज का टॉपिक है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हम हिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण होना या फिर बनना। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3। क्या नाम है? भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण या फिर बनना। तो भूमंडलीकृत है ना। तो सबसे पहले भू का क्या अर्थ है? भू का मतलब है भूमि। क्या अर्थ है? जमीन। मंडली का क्या अर्थ है? टोली। मंडली का अर्थ है जो भूमि के ऊपर देश है। ठीक है। मंडली का क्या अर्थ है? भूमि पर रहने वाले देश। और कृत का क्या अर्थ है? मतलब कि भूमि पर जो देश है वो विश्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये है भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण। ठीक है, चैप्टर का नाम समझ आ गया? सबको आ गया? तो फिर हमारा जो पहला पार्ट है उसका नाम है, पहले पार्ट का क्या नाम है? आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग से पहले। तो आधुनिक युग से पहले, अब ये बताओ कि आधुनिक युग क्या है? तभी तो उसके पहले जाओगे। आधुनिक युग क्या है? जो भी चल रहा है ना। इससे पहले, इससे अगर हम पहले जाएं तो 20th सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हम, 19th सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हम पीछे जा रहे हैं 500-600 साल पीछे। कितने पीछे जा रहे हैं? 500-600 साल पीछे जा रहे हैं कि पहले कैसा था विश्व। क्या विश्व में व्यापार होते थे जैसे आज होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं ना? क्या पहले होते थे? क्या लगता है तुम्हें, होते थे पहले? नहीं होते थे? होते थे। और आज की डेट से बहुत ज्यादा स्तर पे होते थे। बहुत बड़ा स्तर था पहले के बिजनेस का। ठीक है, क्या लग रहा है? कैसा होगा चैप्टर? इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। तो आधुनिक युग से पहले क्या मतलब है कि आज से 500-600 साल पहले क्या होता था, ये बातें की जा रही है। आप लोगों को कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो सीधे बैठो। अब देखो, आधुनिक युग से, इसमें तुम्हारे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वैश्वीकरण। क्या लिखा है? वैश्वीकरण। तो क्या अर्थ है वैश्वीकरण का? अगर इस शब्द को हम तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो एक से तो बन रहा है विश्व, है ना? वैश्वी का मतलब क्या है? विश्व। ये अगर तुम देखो, एक, क्या देख रहे हो? एक, तो इसका क्या मतलब है? एक। और अगर ये देखोगे करण, तो इसका क्या मतलब है? करना का मतलब है गठन या फिर निर्माण। अब विश्व एक निर्माण, मतलब इसका क्या हुआ?
क्या हुआ इसका मतलब? एकीकरण करना, क्योंकि विश्व में अलग अलग देश है ना, पूरे विश्व में अलग अलग देश है, 193 194 ऐसे इनकी संख्या है। तो अलग अलग देशों को मिला के एक विश्व बनाने का जो प्रोसेस होता है या फिर विधि होती है, तो उसको कहते हैं वैश्वीकरण। क्या अर्थ है इसका? विश्व का एकीकरण, विश्व का एकीकरण करना, एक ये अर्थ है। क्लियर हो गया क्या है वैश्वीकरण शब्द का अर्थ? इसके अलावा एक और अर्थ है, इसका मतलब होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ना, विश्व के साथ जोड़ना, ये क्या होता है? वैश्वीकरण होता है। ठीक है, विश्व का एकीकरण करना या फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ना। इसका क्या मतलब है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था है तो वो दूसरे देश की विश्व की अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ेगी? व्यापार के माध्यम से जुड़ेगी, है ना? व्यापार के माध्यम से ही तो जुड़ेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा अगर विश्व का एकीकरण करना है तो उसके लिए और क्या जरूरी चीज है? एक तो हो गया व्यापार, इसको हम विश्व के साथ करेंगे तो हमारा एकीकरण हो जाएगा। इसके अलावा संस्कृति का जो आदान प्रदान होता है, संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो क्या होता है? विश्व का एकीकरण होता है। ठीक है, विश्व के जो अलग अलग देश है वो एक साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ ये होता है। किस किस को समझ आ गया? वेरी गुड। ठीक है, तो ये होता है वैश्वीकरण, जो तुम लोगों को समझ आ गया है, पर क्या पता ना भी आया हो, हवा में बोल दिया है आ गया, हो सकता है ना। क्यों खुशी? मैं कह रही हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है, अभी बोल रहे हैं ये लोग आ गया है फिर आया ना हो सकता है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो जो विश्व का एकीकरण है, ये जो काम है ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। बहुत पहले से मतलब पांचवी सदी से। कब से? 5वीं सदी से। अब 5वीं सदी, आज की डेट ले लो, 21वीं शताब्दी और 5वीं सदी, कितना गैप है? सोचो कितना गैप है। और तुम्हें लगता है कि आज अभी से ही जो है कि विश्व का एकीकरण होना शुरू हुआ है। तो विश्व का जो एकीकरण का मामला है ये कैसे शुरू होता है? इनके कुछ पहलू हैं, जैसे अगर बात करें तो सबसे पहला तो होता है व्यापार। पहला होता है व्यापार, दूसरा होता है संस्कृति, उसके अलावा मुद्रा, भाषा, और क्या होता है? खान पान, जो मार्ग होते हैं, जिन मार्गों से आने जाने का मामला होता है ना, ये सारे पहलू होते हैं जिससे विश्व का एकीकरण होता है। ठीक है, ये लोग अपनी यात्रियों में तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, विचार लेके जाते थे एक दूसरे तक। मतलब जैसे कि एशिया है, पहले ऐसा नहीं होता था कि क्या एशिया है,
अमेरिका कौन सा देश है, ऐसा कुछ भी ध्यान में नहीं था। पहले था एक विश्व, तो चीजों का आदान प्रदान भी ऐसी होता था। अगर पहले की बात की जाए कि सबसे बड़े अर्थव्यवस्था या फिर सबसे बड़ी देश बताओ जो कि व्यापार के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो नाम दो देशों का आता था। पहला देश जिसकी राजधानी दिल्ली है, एशिया की राजधानी दिल्ली है। बहुत अच्छे, नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं पढ़ा। तो इंडिया पहला तो, और दूसरा है जहां पर कुछ भी खा लेते हैं, चाइना। कितना अच्छा एग्जाम्पल था ना, कुछ भी खा लेते हैं। तो ये दो देश थे जो बहुत नामी थे पहले के व्यापारियों में, ठीक है। तो तुम्हारा वन है फर्स्ट जो टॉपिक है आधुनिक युग से पहले, उसका फर्स्ट पॉइंट है रेशम मार्ग। क्या है? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया, जुड़ती दुनिया। अब बताओ रेशम मार्ग कैसा लग रहा है, मतलब सुनने में क्या हो सकता है रेशम मार्ग? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि रेशम का रास्ता बना हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ठीक है। जिस मार्ग से रेशम का आदान प्रदान होता था पूर्व से पश्चिम तक, कहां से? पूर्व से पश्चिम तक रेशम का आदान प्रदान किया जाता था, उसे कहते हैं रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, अब रेशम मार्ग है ऐसा ओशिन बताओ जिसका नाम भारत पर है, इंडियन ओशिन। तो रेशम जो मार्ग था ये इंडियन ओशिन के इर्द गिर्द था। जैसे भारत का ये वाला हिस्सा जो होता है, साउथ का हिस्सा, यहां से जाया करते थे जो व्यापारी होते थे, हिंद महासागर उनका मेन पॉइंट था, या फिर कह लो हिंद महासागर था उनका सेंटर, जिसके कारण इंडिया की खोज हो गई थी 1498 में। 1498 में, और खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था जिसने 1498 में भारत की खोज करी थी। और वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली एक देश का नाम है, ठीक है। अब पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल जो है, ये कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। जो इंडिया है, इंडिया जो है, अगर बात करें क्षेत्रफल की, किसकी? क्षेत्रफल की, तो भारत आता है 7वें नंबर पर, ठीक है। और आज की डेट में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है, हाँ, इकोनॉमी, ठीक है। और पहले के टाइम पे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पहले या फिर दूसरे नंबर पर थी, क्योंकि भारत क्या था? भारत था खाद्यान्न भंडार। अब ये तो पूछ लो भाई कि खाद्यान्न क्या होता है? खाद्य पदार्थों, खनिज, मिनरल्स, जो कि चीजें हमें भूमि से मिलती है। जितनी भी चीजें हमें भूमि से मिलती है, ये इसका मसीहा था जो भारत है, ठीक है। आज भी है, पर व्यापार में थोड़ा पीछे रह गया। ये थी इंडिया की बात, समझ आ गई। अब वापस आ जाते हैं रेशम मार्ग पर। तो रेशम मार्ग जो था उसका सेंटर था इंडियन ओशिन।
यहाँ से ऐसे जाने पर ये बनता था रेशम मार्ग, और ये मार्ग था समुद्री, ठीक है, समुद्री मार्ग था। इंडियन ओशन इसका सेंटर था। अब रेशम मार्ग इसको नाम क्यों दिया गया, तो तुम्हें इसे अच्छे से पता चल गया है तुम लोगों को कि इससे रेशम का आना जाना होता था। पर रेशम का आना जाना तो होता था, ये तो मैं भी मान रही हूँ, पर किस देश से होता था, कहाँ से होता था और कहाँ जाता था। तो रेशम जो था वो चीन से जाता था पश्चिम की तरफ जाता था रेशम जो था, ठीक है, समझ आ रहा है। जो रेशम था वो चीन से कहाँ जाता था, पश्चिम जाता था। अब चीन से पश्चिम जा रहा है तो जो चीन है ये व्यापारी है, और सब जानते हैं चीन कुछ भी कर सकता है पर अपना नुकसान नहीं कर सकता। तो वो रेशम के बदले क्या लेता था, सोना, चांदी, ठीक है। तो जो चीन था ये अपना नुकसान नहीं करता था। अब सिल्क रूट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिल्क रूट। रूट की स्पेलिंग बताना। देखो इतना समझ आ गया। अब चीन का जो मेन था वो था रेशम, है ना। रेशम के अलावा चीन से जाता था बर्तन। चीन से बर्तन लेके जाया करते थे कहाँ पे, पश्चिम में, ठीक है। बर्तन को उस समय में क्या कहते थे, पोट्री, पोट्री कहते थे उस समय में बर्तनों को, ठीक है। और इनके बदले चीन क्या लेता था, सोना, चांदी, मिनरल्स, ठीक है। समझ आ गया। ये है तुम्हारा रेशम मार्ग, ठीक है। मतलब नहीं, रेशम चीन से समुद्री मार्ग से जाते थे पश्चिम की तरफ। पश्चिम के कौन कौन से देश होते हैं, यूरोप, एशिया। यूरोप में पूरा सारे देश आ गए, यूरोप के, अमेरिका हो गया, ठीक है। ये सारे होते हैं पश्चिम के देश, याद रहेगा। और समुद्री मार्ग मतलब एक रूट है, एक रोड टाइप है। जैसे तुम घर से ट्यूशन आते हो ना रोड से, तो उस रोड का कोई ना कोई नाम होगा। वैसे ही जैसे चीन से रेशम जाते थे पश्चिम की तरफ, तो उस रूट का नाम था सिल्क रूट, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट है 1.2 भोजन की यात्रा, स्पेघेटी और आलू। 1.2 भोजन की यात्रा। भोजन की यात्रा, भोजन की यात्रा में स्पेघेटी का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत बड़ा। अब स्पेघेटी क्या होती है, स्पेघेटी कोई आलू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम कुछ भी बोल रहे हो और हर बार वो सही जाए, ठीक है। तो भोजन की यात्रा में स्पेघेटी और आलू मेन थे। अब ये जो भोजन की यात्रा थी ये बहुत पहले शुरू हो गई थी। क्या नूडल्स नहीं होते, नूडल्स नहीं होते, जैसे भी नहीं होते। बता तो रही हूँ, अभी तुम्हें इतनी जल्दी मच रही है, मैं क्या करूँ। देखो स्पेघेटी नूडल्स थे, वो कहाँ से आए थे, एक नूडल्स नाम का खाने का कोई, एक नूडल्स नाम के खाने की डिश थी, ठीक है। वो कहाँ से आई थी,
ये आई थी चाइना से, कहाँ गई थी? पश्चिम की तरफ गई थी। अब चाइना, ये बता दो पहले मुझे कि चाइना पूर्व का देश है या फिर पश्चिम का देश है? पूर्व का देश है, याद रखना। अगर हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो इंडिया चाइना मेन देश है, ठीक है। इनसे हम पश्चिम जा रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारी चीजें। तो चाइना से वो कहाँ गई? पश्चिम में गई। पश्चिम में ये पहुंची अमेरिका, और अमेरिका में ये कब पहुंची थी? जब अमेरिका का कोई स्वरूप था ही नहीं, मतलब कि अमेरिका का कोई अस्तित्व ही नहीं था उस वक्त। अमेरिका के छोटे छोटे द्वीप थे, ठीक है। उसका नाम नहीं था कोई अमेरिका का उस वक्त की, हाँ ये जो जगह है इसका नाम अमेरिका है ना। तो पश्चिम में अमेरिका पहुंचे ये, तो नूडल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर बनाया गया स्पैघेटी। क्या बनाया गया? स्पैघेटी, ठीक है। स्पैघेटी भी एक डिश है। पता है क्या होते हैं स्पैघेटी? हंस क्यों रही हो? स्पैघेटी होते हैं, क्या होते हैं? पास्ता, ठीक है। अरे वाह, कितना अच्छा था। तो पास्ता, स्पैघेटी से क्या बनाया गया? पास्ता बनाया गया। अब ये अरब यात्रियों द्वारा, अब ये अरब यात्रियों कौन है? सऊदी अरबिया के नहीं, जो अरब के देश है। अरब सागर है ना, अरब सागर के जो किनारे देश होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं अरबी लोग, ठीक है, अरबी लोग कहते हैं। और जब वो लोग यात्रा करते हैं तो उन्हें कहते हैं अरब यात्री। अब अरब यात्रियों के द्वारा जब ये पहुंचा सिसिली एक जगह का नाम है, ठीक है। सिसिली एक जगह का नाम है जो कि इटली का एक द्वीप है। क्या है? इटली का एक द्वीप है सिसिली। जब अरब यात्रियों के द्वारा सिसिली पहुंचा क्या? पास्ता। जब पास्ता अरब यात्रियों के द्वारा सिसिली पहुंचा तो फिर नहीं, स्पैघेटी तो यहाँ पे बोला गया था ना। तो जब मैक्रोनी नहीं बनाई तो यहाँ पर इन लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। खाने ही लगेंगे ना, ठीक है। ये है खाने का जो आना जाना होता है, समझ आ गया? ये है तुम्हारा खाने का। अब नूडल्स का तुम्हें समझ आ गया है ना। अब ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो पश्चिम के इलाकों में उगाई जाती थी, पर वो पूर्व के इलाकों में नहीं थी। तो वो कैसे आई पूर्व में? वही बताने जा रही हूँ। देखो, जैसे पश्चिम के इलाकों में होते थे टमाटर, मिर्ची, मूंगफली, सोया, शकरकंद, मक्का, आलू, ठीक है क्या? तो ये सारी चीजें जो है ये कहाँ थी? ये थी पश्चिम में। इनका कोई अस्तित्व नहीं था पूर्व में, ठीक है। पूर्व में इनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये आज की डेट में यहाँ पर इतनी डिमांड में कैसे है? मतलब ये कैसे आई भारत? तो जो यहाँ पे यात्रियां होते थे ना, जो यात्री होते थे, यात्रियों के द्वारा ये चीजें पूरे विश्व
में घूमिए। जैसे अब देखो यात्रियों के द्वारा कैसे, कोई यात्री है वो पश्चिम में गया, पश्चिम में इन सारे बीजों को वो लेकर आ गया, है ना, पश्चिम से इन सारे बीजों को लेकर आया और पूर्व में ऐसे ही बोकर चला गया फिर से। तो यहाँ पर फसल उग गई। यहाँ के पूर्वजों को पता नहीं कि ये क्या है, यहाँ के जो पूर्वज थे उन्हें पता नहीं कि ये क्या है ना। वैसे ही जब यहाँ पश्चिम के लोग यहाँ पर आए, वैसे ज्यादातर जो पूर्व के लोग थे वो यात्राओं पर इतना ध्यान देते ही नहीं थे, उनके लिए यात्रा क्या है ये उनको इतनी समझ नहीं थी, ठीक है। तो जब पश्चिम से लोग यहाँ पर यात्रा करने आते थे वो इन बीजों को यहाँ पर बोकर चले जाते थे। तो यहाँ के लोगों को जब पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें भी हैं, तब उन्होंने इनका यूज शुरू किया। क्या शुरू किया? यूज शुरू किया, जिसमें से आलू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पूर्वज थे उन्हें नहीं पता था इन सारी फसलों के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें कहां पर थी? पश्चिम में, अमेरिका में, ठीक है। अब अमेरिका को अमेरिका नाम कैसे मिला? अमेरिका को अमेरिका नाम कैसे मिला? तो ये मिला था जब 1492 में, कब? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो पहुंचा था अमेरिका। यात्रा करते करते वो भी गलती से पहुंच गया था कहाँ? अमेरिका, और उसने खोज कर दी अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिका का खोज करने वाला कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो अमेरिका से चीजें पूर्व की तरफ आने लगी, है ना। जब पूर्व की तरफ आने लगी तो एक देश है उसका नाम आयरलैंड है। तो उसके बारे में बाद में पढ़ना, पहले ये देखो कि ये सारी चीजें पूर्व की तरफ आने लगी। अब अमेरिका से पूर्व आओगे तो उसमें यूरोप भी आता है और एशिया भी आता है ना। तो जब यूरोप में इन सारी चीजों का पता चला, मेनली पता चला आलू का, कि आलू कोई फसल है, तो वो सारे जो थे आलू पर इतने ज्यादा आश्रित हो गए कि जब भूखमरी हुई, जब अकाल पड़ा आलू का, तो उसमें 3 लाख बहुत कम है, 10 लाख से ज्यादा लोग मरे थे, क्योंकि भूखमरी हुई थी सिर्फ आलू के लिए, आलू पर अकाल पड़ा था, ठीक है। जो यूरोप के गरीब वो पूरी तरह से आलू पर आश्रित हो चुके थे, ठीक है। वो पूरी तरीके से आलू पर आश्रित हो चुके थे, ठीक है। आलू खा करके जो उनकी होती, हंस क्यों रहे हो? आलू वो इतना ज्यादा खाने लगे थे कि एक जो उनकी लिमिटेड एज होती है ना, 1 वर्ष से 60 साल एज होती है ना, तो उनकी ये एज 60 से 80 हो गई थी आलू खा करके, क्योंकि वो गरीब थे। जो वहां पर जो यूरोप में खनिज थे, फसलें थी, खाने के सामान थे, वो महंगे थे, और सबसे स्वादिष्ट उन्हें लगा आलू, ठीक है। सबसे स्वादिष्ट उन्हें आलू लगा। आलू खा करके वो लोग, उन लोगों ने जो अपनी औसतन आयु होती है उनमें वृद्धि कर ली, ठीक है। तो आलू होते हैं बहुत फायदेमंद। क्या होता है आलू? फायदेमंद होता है, पर तुम लोग मत खाना। आयरलैंड की कहानी सुनोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा है, 3 पार्ट आएंगे कम से कम इसके। तो ये आलू की कहानी है 1840 में,
1840 में एक बीमारी आई थी, बीमारी एक बीमारी आई थी कहाँ पर, यूरोप में, जिसके कारण आलू का अकाल पड़ गया था, जिसके कारण आलू का अकाल पड़ गया, जिसके कारण बहुत से गरीब जो थे, मतलब कितने गरीब, ये लोग भूखमरी से मरे। बीमारी आई, आलू का खास हाँ, कैसे बीमारी आई तो जो किसान होते हैं सबसे पहले बीमारी किसको पकड़ेगी, किसानों को पकड़ेगी नहीं, जो गरीब लोग होते हैं। आज उनको क्यों पकड़ेगी बीमारी, जो गरीब होते हैं उनको ही तो पकड़ेगी, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सेफ्टी नहीं है कोई, है ना। तो जब उनको बीमारी पकड़ेगी, उनमें से, भाई सुन लो पूरी बात, जब बीमारी आई गरीबों में फैली तो गरीब किसान होते हैं। सबको पता है कि जो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं वो कौन लोग होते हैं, किसान। किसानों को अगर बीमारी हो गई तो फसल कौन उगाएगा, तो आलू नहीं उगेंगे, कोई भी फसल नहीं उगेगी, तो सबसे ज्यादा आलू पर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आलू उस वक्त सबसे ज्यादा उगाए जा रहे थे, तो इसी कारण आलू का अकाल पड़ गया। ठीक है, जब आलू लोग हद से ज्यादा खाने लगे, सारी फसलें स्टोर करके रख रखी थी उन्होंने, पर आलू एक ऐसी चीज थी जो इतनी ज्यादा डिमांड में थी कि उनको तुरंत तुरंत उगाने पड़ते थे, जिसके कारण आलू का अकाल पड़ा। ठीक है, और उन लोगों ने और कोई चीज खाई नहीं। अब समझ आ गया? हाँ, ऐसी होती है जब नई डिश आती है ना, तो ऐसे ही होता है। अभी तुम्हारे लिए फास्ट फूड कितना जरूरी है, ऐसा ही होता है, तुम झूठ कह रहे हो। अगर तुम्हें रोज मिले तो तुम रोज खाओगे, और बल्कि इन्हें तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था आलू खाने से, इनकी उम्र में और वृद्धि हो गई, और मोमोज खाने से कम हो जाती है, फिर भी खाते हो। ये किसका पेन है, इधर क्यों रखा? विजय, बीमारी और व्यापार 1.3, विजय, बीमारी और व्यापार। 2-3 बार और बोलो, नाम चेंज नहीं हो जाएगा, यही रहेगा। क्या बोला? तुम लोग इतना गलत क्यों सुनते हो? अब देखो, 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक जो यूरोप के यात्री थे, यूरोपीय यात्रियों ने एशिया तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया था, एशिया तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक। और वास्को डी गामा ने कब जस्टिफाई किया था कि इंडिया एक देश है जहाँ पर बहुत सारे खनिज है? 1948, 1498 में। ये तो कंफ्यूजन होता है, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ ना 1948, तो याद कर लेना कि 1947 में ये आजाद हो गया था इंडिया, तो उसके बाद बोला था। तो यूरोपीय यात्रियों ने ढूंढ लिया था क्या? एशिया तक पहुंचने का मार्ग। अब एशिया तक पहुंच सकते हैं तो व्यापार भी कर सकते हैं। वास्को डी गामा ने भी गलती से ही करी थी इंडिया की खोज। वास्को डी गामा आया था व्यापार करने, ठीक है। व्यापार करने के लिए जब वो आया तो समुद्री रास्ते से आएगा, समुद्री रास्ते में तूफान भी आ सकता है ना।
बाढ़ भी आ सकती है, जिसके कारण उसको एक तट चाहिए था जहां पर वो रुक सके। जब वो इंडिया पे आकर रुका तो जो उसने नजारा देखा, फिर उसने कभी नहीं भूला वो नजारा, क्योंकि इंडिया जैसा देश शायद ही कहीं और होता। अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पर आके हम पर राज नहीं करते तो इंडिया फर्स्ट नंबर पर होता, इसकी कोई भी शंका थी ही नहीं। ठीक है, इंडिया को अगर हम औपनिवेशिक शासनकाल से पहले देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इंडिया क्या था और क्या है। फिर तुम्हें अंग्रेजों से ना अपने आप ही ऑटोमेटिकली नफरत होने लग जाएगी। अब भी है ही, पर जो पहले था उसकी बात ही अलग थी। तो देखो भाई, जो अमेरिका था, अमेरिका से व्यापार करने के लिए इन लोगों ने पहले ही हाथ पैर मार लिए थे और अमेरिका बन गया था नंबर 1। किस लिए? व्यापार के मामले में। अमेरिका में जो अमेरिका था, खाद्यान्न भंडार थे और खाद्यान्न भंडार थे, खनिज थे, जितनी भी चीजें किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, अमेरिका में वो सब थे। हालांकि थे तो भारत में भी, पर भारत औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, और जब तक उसे समझ आता वो गुलाम बन चुका था किसका? अंग्रेजों का, है ना। तो विजय बीमारी और व्यापार, विजय बीमारी और व्यापार से क्या मतलब है कि विजय जो है वो पूरे विश्व में फैलने लगी। अब विजय यहाँ पर किसी भी लड़के का नाम नहीं है, तो हंसना बंद करो तुम। बीमारी, अब व्यापार हो रहा है, खाने पीने का आदान प्रदान हो रहा है, संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, तो बीमारी रहेगी। बीमारियों का भी तो होना चाहिए ना। क्या? बीमारियों का भी होना चाहिए आदान प्रदान। तो ये वाली पिक्चर देख लो पहले तुम, ये चित्र 2 देखो, चित्र 2 इसमें है चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग। मतलब ये सिल्क मार्ग का चित्र है जो कि चीन की एक गुफा में, मतलब एक पेंटर ने सिल्क मार्ग को ऐसे बनाया है कि वो लगे कि एक गुफा में है वो। ठीक है, इसको बनाने वाला कौन है? मोगोआ ग्राटोस, मोगोआ ग्राटोस, जो कि चीन के गंसू से, गंसू एक क्षेत्र का नाम है। ठीक है, तो आयरलैंड में जब बीमारी फैली, कहां पर फैली? आयरलैंड में फैली। तो आयरलैंड में जब बीमारी फैली तो यहाँ पर भी जो आलू था उसके कारण हो गई भुखमरी, क्योंकि सबसे पसंदीदा जो चीज थी उस वक्त क्या थी? आलू थी। ठीक है, तो आयरलैंड में जब अकाली पड़ी, बीमारी आई, तो वहां पर भी आलू के कारण भुखमरी हो गई। ठीक है, अब देखो चित्र 4। तो चित्र 4 में तुम्हें आयरलैंड के बारे में बता रहा है। 1849 में कुछ बच्चे जो है वो खेत में आलू ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कटाई के बाद आलू ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उस वक्त। ठीक है, इसीलिए वो आलू ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो आलू ढूंढ रहे हैं। तो आ गया तुम्हारा अमेरिका। अब अमेरिका हर प्रकार से आकर्षण का केंद्र बन रहा था। अमेरिका की संस्कृति, ठीक है, अमेरिका का पहनावा, अमेरिका की भाषा, क्या भाषा बोलते हैं अमेरिका में?
इंग्लिश। भाषा, संस्कृति, पहनावा और किन चीजों से तुम आकर्षित होते हो अमेरिका के प्रति? फैशन आ गया, टेक्नोलॉजी, जो तकनीक थी वहां की, जो बढ़ती ही जा रही थी तकनीक, ठीक है। तो अमेरिका भी गुलाम था, क्या था? गुलाम था। अमेरिका जस्टिफाई होने के बाद कि अमेरिका एक देश है, तो यहाँ पर भी लोगों की निगाह गई। जैसे ब्रिटेन में लोगों की निगाह जो है पड़ी, सॉरी, ब्रिटेन की निगाह जो है वो भारत पर पड़ी, वैसे ही अमेरिका पर भी किसी ने नजर डाल दी, वो थे पुर्तगाली। पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल के जो लोग थे वो, और स्पेनिश। अगर तुम्हें युद्ध लड़ना है तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हथियार। हथियार जैसे राइफल, बंदूक और पिस्तौल, तोप, परमाणु बम, ये सारी चीजें है ना, ये तुम्हारे हथियार है। पता है इनके हथियार क्या थे? इनके हथियार तलवार, बंदूक, ये सब कुछ नहीं था। इनका हथियार था दिमाग, भी नहीं था। दिमाग से भी जीत जाता है एक बार को इंसान। बीमारी, क्या था इनका हथियार? बीमारी। बीमारी तो थी, पर कौन सी बीमारी थी? चेचक। चेचक बीमारी, ये क्या थी? इनका हथियार थी चेचक, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है क्या? तो जो ये चेचक है, ये था पुर्तगाली और स्पेनिश का हथियार। इन्होंने क्या? थानेदार। देखो, पुर्तगाली और स्पेनिश जो थे उन्होंने अमेरिका पर कब्जा किया था। अमेरिका किसका गुलाम था? गुलाम था पुर्तगालियों का और स्पेनिश का, स्पेनिश के लोगों का, ठीक है। तो चेचक बीमारी ये फैलाते कैसे थे? ये पुर्तगाली रहने गया अमेरिका, इनके कुछ पुर्तगालियों के कुछ अधिकारी जो थे वो रहने गए अमेरिका, ठीक है। अब वो रह रहे, उनके पास है बीमारी, मतलब उनके शरीर में बीमारी है, ठीक है जी, बीमारी है। वो बिना बताए किसी को लोगों के बीच में रह रहे, तो बीमारी फैल रही है, क्योंकि ये क्या है? ये है वायरस, है ना। सॉरी, अधिकारी वायरस नहीं है, ये चेचक बीमारी जो है ये वायरस है ना। तो वायरस है, वायरस फैलता है, तो ये जब क्या हो गया? तो ये चेचक जो बीमारी थी ये ऐसे करके फैली, लोगों के बीच में जाके रहने लगे। अब रहते रहते लोगों को क्या पता इसको क्या बीमारी है, लोगों को ये भी नहीं पता था कि चेचक कोई बीमारी होती है। अज्ञात अमेरिका को इतना भी नहीं पता था कि चेचक है एक बीमारी का नाम है, और इस आदमी को हो क्या रहा है मैं उसको आदमी नहीं कह रही, ठीक है। तो चेचक बीमारी ऐसे फैली। अब चेचक बीमारी फैल गई, ना इन लोगों को ये पता कि चेचक बीमारी का इलाज क्या है। जब बीमारी ही नहीं पता तो इलाज क्या पता होगा? इलाज करने के लिए बीमारी तो पता होनी चाहिए ना कि बीमारी किस हद तक जा सकती है। कोरोना वायरस का इलाज क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं था कि वो है क्या, है ना। कभी उसके सिम्टम्स दिखते थे, कभी नहीं दिखते थे। तो चेचक भी ऐसी ही बीमारी थी
हथियार किसकी थी? पुर्तगाल के जो लोग थे और स्पेन के जो लोग थे उसका ये हथियार थी। कहाँ पर फैली थी? अमेरिका में। अमेरिका में इन्होंने ये जो बीमारी है ये फैला दी पूरे अमेरिका में। किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा। ये बीमारी जो है वो पूरे में फैलनी शुरू हो गई। अब जब बीमारी फैल रही है, तुम्हें नहीं पता कि इलाज क्या होगा, तो अगर सामने से कोई आ जाए बताने वाला कि हाँ मुझे पता है इसका इलाज क्या है, मैं कर सकता हूँ, तो तुम लोग क्या करोगे? भाई इलाज कर दे, चाहे तो कुछ भी ले ले, है ना। किसी की, बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। लगभग कितने लोगों की जान गई थी? ये अलग है, ये उस बीमारी से नहीं गए, नहीं मरे मतलब, ठीक है। तो जब ऐसी बीमारी सामने हो तो सामने वाला इंसान बोलेगा कि मैं ठीक कर सकता हूँ, तो क्या बोलोगे तुम? जानलेवा बीमारी, क्या बोलोगे? मेरा जानलेवा क्या खाकर आए हो आज? जानलेवा बीमारी तो ये है। अगर तुम्हें जानलेवा बीमारी हो गई और कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें ठीक कर दूंगा मैं, तो तुम क्या बोलोगे? कुछ भी ले ले तो ठीक कर दे, है ना। तो यही हाल था अमेरिका वालों का, कुछ भी देने को तैयार थे, बस ठीक होना चाहते थे। तो इलाज के कारण, इलाज के बहाने उन्होंने पूरे अमेरिका को हथिया लिया, पूरे अमेरिका पर क्या कर लिया? कब्जा। कौन कह रहा है राज? इलाज करने के बहाने उन लोगों ने पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो अमेरिका गुलाम कैसे बना? ठीक है। अब देखो, अमेरिका कभी भी, अमेरिका ने विश्व की तरफ देखा नहीं था। अमेरिका था अपने ही अपने में रहने वाला था, ठीक है। उसने कभी भी किसी और की तरफ देखा ही नहीं कि ये देश भी है या फिर ऐसे लोग भी हैं। तो अगर अचानक से ऐसे लोग सामने आ जाए बीमारी के साथ, तो अमेरिका का हाल क्या होगा? वो तो पूरी तरीके से अपने आप को बेवकूफ समझेगा ना। उसके अंदर जितनी भी बुद्धि हो, इसके अंदर जितनी भी बुद्धि हो, पर एक ऐसा व्यक्ति जो बस घर में रहा हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति से जीत सकता है? जो व्यक्ति पूरी दुनिया घूम कर आया है, जीत सकता है? नहीं जीत सकता। चाहे वो जो व्यक्ति है वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो ऐसे व्यक्ति से नहीं जीत सकता जिसने कूटनीति जो है वो घोल के पी गया है, ठीक है। तो यही हाल था अमेरिका और पुर्तगाली स्पेनिश का, ठीक है। समझ आ गया कैसे बना अमेरिका गुलाम? आ गया? अच्छा, वैसे ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है ना? मैं मान सकती हूँ ऐसा। तो अमेरिका को गुलाम बनाने के बाद स्पेनिश और जो पुर्तगाली थे, पुर्तगीज, ये कहाँ पहुंचे? अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है। ये कहाँ पहुंचे? अफ्रीका पहुंचे। अफ्रीका पहुंचने के बाद इनकी मंशा क्या होगी? कब्जा करना चाहेंगे। यहाँ पर भी ये लोग कब्जा करना चाहेंगे, ठीक है। अफ्रीका में कब्जा करने के बाद अफ्रीका से लोगों को जबरन कहाँ लेके जाने लगा? ये लोगों को लेके जाने लगे अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। अफ्रीका से लोगों को अमेरिका लेके जाने लगे। क्यों लेके जाने लगे? मजदूरी के लिए, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या भी कम थी, ठीक है। हाँ, पहले से ही कम थी, फिर बीमारी हुई तो और मर गए, हो गया सत्यानाश।
तो अफ्रीका जो था वो भी गुलाम बन गया, वहां से लोगों को लेके जाने लगे मजदूरी के लिए। अब जो जबरन लोगों को लेके जाते हैं, तो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में मैंने बताया उन्हें क्या कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, क्या कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर। तो ये थी अमेरिका की दुख भरी कहानी। कितना दुख है, कितना बड़ा दुख है, लड़की बैठे बैठे गिर रही है। समझ आ गई, कैसी लग रही है हिस्ट्री? बोलो दीदी, ये वाला चैप्टर पहले कराना चाहिए था, है ना मैम? अच्छा, नेशनलिज्म इन इंडिया अच्छा नहीं है मतलब? पहला वाला क्यों? तो ये था तुम्हारा आधुनिक युग से पहले, खत्म हो गया तुम्हारा आधुनिक युग से पहले। ठीक है, अब है 19वीं शताब्दी, 1815 से 1914। तो इसमें बात की जाएगी किसकी? जिसने भारत को गुलाम बनाया था, ब्रिटेन की बात की जाएगी, है ना। 19वीं शताब्दी 2 पॉइंट है, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। कितने साल है, कितने साल है 1815 से 1914? लगभग 100। कितने? 100 सालों की बात चलेगी अब, है ना। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी देश है इस टॉपिक में वो क्या है? ब्रिटेन। तो यहाँ पर है कि कैसे जो व्यापार था वो, उसका जो लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, कि कैसे चीन जो चीन था चीन कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग अलग रहने लगा। क्या रहने लगा? अलग थलग, अलग थलग। 5-3 टाइम, क्या 5-3? तो जो चीन था अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग थलग रहने लगा, मतलब इसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बना ली थी दूरी। अब ये जो चीन है ये रहता था सिर्फ अपने में, ये सिर्फ अपने में ही रहता था, ना ये किसी देश से व्यापार करता था ना और कुछ। ठीक है, इसने व्यापार शुरू किया 20th की सेंचुरी में। उससे पहले ये अलग रहना शुरू हो गया था। क्यों अलग रहना शुरू हो गया था? रीजन तो होगा ना कुछ। जो चीन है जो सबको निगल जाए, चीन का जो सिंबल है वो क्या है? क्या है? स्नेक नहीं है, ड्रैगन। ड्रैगन है ना। तो ड्रैगन का स्वभाव क्या होता है कि वो सब कुछ निकल जाता है ना, सब कुछ निकल जाता है ना। तो जो चीन देश है जो सब कुछ निकल जाए, वो क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दूरी बनाने लगा था? सोचो। क्योंकि जो यूरोपीय देश थे वो फायदे के लिए क्या कर रहे थे? कब्जा कर रहे थे, लोगों को गुलाम बना रहे थे, औपनिवेशिक शासन फैला रहे थे, है ना। शासन, सच में उसने औपनिवेशिक शासन से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दूरी बनानी शुरू करी कि ना मैं किसी से बोलूंगा और ना ही कोई मुझे फंसा पाएगा। ठीक है, कितनी खुशी क्यों हो रही है वैसे?
चीन बच जाएगा। तो ये तो थी चीन की बात। अब आते हैं ब्रिटेन पे। ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन क्या है? देश है। क्या है? और यूके क्या है फिर? यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन क्या है? देश। और यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम तो है, पता है मुझे। क्या है? यूनाइटेड किंगडम है संघ। क्या है? संघ, संघीय व्यवस्था। याद आई? संघीय व्यवस्था। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? ठीक है। थक गए तुम लोग ना? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम 19वीं शताब्दी की आगे की कहानी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लगता है जो वीडियो है ज्यादा लंबी बन गई है क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो लोग थक चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।